नमस्कार दोस्तों और प्रिय छात्रों, पाश्चात्य तर्कशास्त्र की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र पर। उसका स्वरूप क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, पारंपरिक तर्कशास्त्र से वह किस प्रकार समान है और किस प्रकार भिन्न है, और मिश्र कथन, सत्यता फलित कथन और ये उनके प्रतीकों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र का निर्माण कैसे करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग कैसे करते हैं आधुनिक तर्कशास्त्र में। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। देखिए, अभी तक हमने जो निगमनात्मक तर्कशास्त्र जो अरस्तु का था उसको हमने देखा वेन डायग्राम के माध्यम से, आकृति और अवस्था के माध्यम से, नियम और दोष के माध्यम से युक्तियों की वैधता अवैधता की जांच की। प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र भी कुछ ऐसा ही है, वह भी उसका संबंध भी निगमनात्मक तर्कशास्त्र से ही है, या ये कहे कि वो भी निगमनात्मक तर्कशास्त्र है। पारंपरिक तर्कशास्त्र से उसकी जो तकनीकियां हैं वो थोड़ी भिन्न हैं। वो उन तकनीकियों का इस्तेमाल नहीं करता वैधता अवैधता सिद्ध करने के लिए जिन तकनीकियों का इस्तेमाल आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र करता है। दूसरी बात यह है कि अरस्तु के तर्कशास्त्र में प्रतीकों का प्रयोग 1% हुआ है आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र की तुलना में। आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र को एक तरह से गणितीय तर्कशास्त्र ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रतीकों के माध्यम से ही पूरे तर्कशास्त्र को समझाया गया, और इसमें भी निगमनात्मक युक्तियों की वैधता अवैधता सिद्ध की जाती है, लेकिन अलग तकनीकों के माध्यम से। तो वही विषय वस्तु है आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र की जो निगमनात्मक तर्कशास्त्र की है। उसकी विषय वस्तु, उसका आकार, उसकी वैधता अवैधता। अब हम बात करें कि ये जो इसका आवश्यकता क्या पड़ी फिर, तो देखिए जो सबसे पहली बात तो ये है कि पारंपरिक तर्कशास्त्र या अरस्तु का तर्कशास्त्र जो वो छोटी छोटी युक्तियों की, छोटी छोटी प्रतिगप्तियों के माध्यम से बनी युक्तियों की वैधता अवैधता को सिद्ध करता है, जबकि युक्तियां जो हैं वो बड़ी बड़ी भी होती हैं, उनकी भाषा भी बड़ी स्पष्ट और अनिश्चित होती है। तो चूँकि हम एक अच्छे ढंग से बड़ी बड़ी भाषा वाली युक्तियों की वैधता वैधता इतनी आसानी से सिद्ध नहीं कर पाते, प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने यहाँ आवश्यकता पड़ी कि हम उनके लिए प्रतीकों का प्रयोग करें, और प्रतीकों का प्रयोग करने पर वो बड़ी सरल और आसान हो जाती है, और उनकी वैधता अवैधता सिद्ध करने में बड़ी आसानी होती है। तो सबसे पहली आवश्यकता तो यही पड़ी कि बड़ी भाषा जो होती है, बड़ी युक्तियाँ जो होती है, वो आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के माध्यम से ही वैध अवैध सिद्ध की जा सकी हैं। दूसरा, भाषा की अस्पष्टता और अनिश्चितता के कारण, क्योंकि जो प्रतिगप्तियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, वो बड़ी ही जटिल रूप में होती हैं, बड़ी ही अस्पष्ट उनकी भाषा होती है। तो उनकी भाषा और भाषा की अस्पष्टता और अनिश्चितता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए उसको दूर करने के लिए हमें प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र का उपयोग करना पड़ा, प्रतीकों का अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ा। तो भाषा की अस्पष्टता, अनिश्चितता, जटिलता के कारण जो है आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र की आवश्यकता पड़ी। अब हम बात करते हैं आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में जो प्रतिगप्तियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखो, 2 प्रकार की प्रतिगप्तियाँ आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में बताई गई हैं। पहली सरल प्रतिगप्ति या सरल कथन, दूसरी मिश्र प्रतिगप्ति या मिश्र कथन। मिश्र प्रतिगप्ति 2 या 2 से अधिक सरल प्रतिगप्तियों का संयुक्त रूप होती है, इसलिए उनको संयुक्त प्रतिगप्ति या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रपोजिशंस कहते हैं। तो ये जो मिश्रित प्रतिगप्ति हैं वो सत्यता फलन रखती हैं, यानी कि सत्यता फलन भी होता है, सत्यता फलित कथन होते हैं। वो मिश्र कथन सत्यता फलित कथन होते हैं, क्योंकि उनका सत्यता मूल्य उनके जो सरल प्रतिगप्तियाँ होती हैं उनमें जुड़ी हो उनके घटक उनके सत्यता मूल्य पर निर्भर करता है। तो सत्यता फलन क्या होता है? सत्यता फलन अपने
संयुक्त या मिश्र कथन का सत्यता फलन अपने घटक संयुक्तकों या प्रतिगप्तियों के सत्यता फलनों का फलन होता है। तो यानी कि किसी मिश्र प्रतिगप्ति का सत्यता फलन उसके घटक कथनों के सत्यता फलन पर निर्भर करता है। देखिए, सत्यता फलन दो ही प्रकार के होते हैं, या तो सत्य होता है या असत्य होता है। दो ही मूल्य होते हैं, सत्य और असत्य। और ये सत्य सत्य किसी मिश्र प्रतिगप्ति का सत्यता फलन निर्धारित करते हैं उनके घटकों के कारण। तो सत्यता फलन क्या होता है? मिश्र प्रतिगप्तियों का सत्यता फलन उनके घटक कथनों के सत्यता फलन का मूल्य होता है, योग होता है एक तरह से। अब हम ये जो मिश्र प्रतिगप्तियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनके प्रतीकों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उन्हें किस तरह से हम प्रतीकों में ढाल सकते हैं, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये सत्यता फलित प्रतिगप्तियाँ कहलाती हैं, जो सत्यता फलन रखती हैं, सत्यता मूल्य रखती हैं। मिश्र प्रतिगप्तियाँ सत्यता फलित प्रतिगप्तियाँ कहलाती हैं। अब ये सत्यता फलित जो प्रतिगप्तियाँ होती हैं वो देखा जाए तो 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की। सबसे पहली जो प्रतिगप्ति होती है वो होती है संयोजन या संयोजनात्मक प्रतिगप्ति। दूसरी होती है निगेशन। तीसरी होती है वैकल्पिक संयुक्त प्रतिगप्ति। अपादानात्मक चौथी, और उभयोपाधिक या बाई कंडीशनल पांचवी। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रतीकों का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, जो घटक होते हैं मिश्र प्रतिगप्ति में, जैसे मैं कहूँ राम ने केला खाया और श्याम ने भी केला खाया, तो देखिए राम ने केला खाया और से जुड़ा हुआ है और श्याम ने भी केला खाया। यहाँ पर दो प्रतिगप्तियाँ मिलकर के एक संयुक्त कथन या सत्यता फलित प्रतिगप्ति का निर्माण कर रही हैं। ऐसे ही ये ऐसा नहीं है कि इसमें दो ही संयुक्त सरल प्रतिगप्तियाँ हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन 2 से अधिक ही होंगी, 2 से कम नहीं होंगी। तो अब हम यहाँ पर कुछ प्रतीकों के प्रयोग पर बात कर लेते हैं कि इनमें प्रतीकों का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, जो संयोजनात्मक प्रतिगप्ति होती है वो और या एंड से जुड़ी होती है, यानी कि उसका जो संयोजन होता है वो और शब्द से होता है या एंड शब्द से होता है, तथा शब्द से होता है। तो उसके लिए हम किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? और के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं, डॉट। और जो उसके जो सरल घटक होते हैं, मिश्र प्रतिगप्ति के जो सरल घटक होते हैं, उनके लिए हम वैसे तो ए बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम स्मॉल पी और क्यू का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर 2 कथन हैं, सरल कथन है एक मिश्र प्रतिगप्ति में, तो पहले के लिए हम पी का प्रयोग करते हैं स्मॉल, और दूसरे के लिए हम स्मॉल क्यू का प्रयोग करते हैं। और जो भी उसमें संयोजक होगा, जो भी उसे उस प्रतिगप्ति को जोड़ने वाला जिस प्रकार की भी होगी, उसमें उसी तरह के प्रतीक का प्रयोग हो जाएगा। जैसे यदि और से जुड़ी हुई है तो हम उसको डॉट से जोड़ेंगे। जैसे मैंने भी बताया था कि राम ने केला खाया और श्याम ने भी केला खाया, तो यहाँ और से जुड़ी हुई 2 सरल प्रतिगप्ति हैं, तो पहली के लिए हम पी का प्रयोग करेंगे, और के लिए हम डॉट का प्रयोग करेंगे, और दूसरी प्रतिगप्ति के लिए हम क्यू का प्रयोग करेंगे। इसलिए ये जो साधारण भाषा की प्रतिगप्ति है, इसका प्रतीकात्मक स्वरूप होगा पी डॉट क्यू। इसी तरह से दूसरी प्रतिगप्ति होती है जिसे हम कहते हैं निषेधात्मक प्रतिगप्ति या निषेध। तो निषेध क्या होता है? देखिए, निषेध वैसे तो एक सिंगल कथन ही होता है, लेकिन उसका सत्यता मूल्य होता है, इसलिए वो भी एक सत्यता फलन रखता है और सत्यता फलित प्रतिगप्ति कहलाती है। निषेध क्या होता है? जिसमें नहीं लगा हो। जैसे राम बीमार नहीं है, तो नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नहीं के लिए हम कर्ब का प्रयोग करते हैं। कर्ब यानी कि जो टेढ़ा मेढ़ा कर्ब होता है उसका हम प्रयोग करते हैं, या सीधी लाइन का प्रयोग करते हैं छोटी सी निषेध के लिए। और चूंकि इसमें ये अपना सत्यता फलन रखती है और इसका सिंगल कथन ही होता है, इसमें संयुक्त नहीं होता है, तो इसलिए इसके लिए हम राम बीमार नहीं है के लिए पी का प्रयोग करेंगे, और नहीं है के लिए उससे पहले हम कर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसका
स्वरूप जो होगा प्रतीकात्मक वो होगा कर्ब पी। ठीक है। इसी प्रकार यदि दूसरी प्रतिगप्ति कहीं पर जुड़ी हुई हो निषेधात्मक, तो उसमें हम कर्ब क्यू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर पहला घटक हमारा पी है और दूसरा घटक हमारा निषेध है तो हम कर्ब क्यू भी रख सकते हैं। वो जिससे भी जुड़ा हुआ हो, और से जुड़ा हो तो पी डॉट कर्ब क्यू। तो इस तरह से निषेध का प्रयोग हम करते हैं। तीसरी प्रतिगप्ति वैकल्पिक होती है। वैकल्पिक प्रतिगप्ति में हम वेज का प्रयोग करते हैं, जिसे हम स्मॉल विक्ट्री वाले वी से शो करते हैं। जैसा दिखता है उसे हम वेज कहते हैं। ये प्रतिगप्ति का स्वरूप या होता है। जैसे या तो राम चाय पिएगा या राम कॉफ़ी पिएगा। देखिए इसमें दो सिंगल कथन हैं, दो सिंगल प्रपोजिशन हैं, और चूंकि इसका सत्यता फलन है और ये या से जुड़ा हो, और या के लिए हम वेज का या स्मॉल विक्ट्री के वी जैसी शेप का प्रयोग करते हैं। और चूंकि हमने दो कथन है तो दो के लिए हम पी और क्यू का प्रयोग करेंगे, और बीच में हम पी और वेज क्यू, तो इसका जो प्रतीकात्मक स्वरूप है पी वेज क्यू होगा। चौथा जो होता है वो होता है अपादानात्मक या सोपाधिक, कंडीशनल, इम्प्लीकेशनल भी बोलते हैं। अपादानात्मक, आपादिक प्रतिगप्ति। तो आपादिक संयुक्त प्रतिगप्ति में जो है हम घोड़े की नाल के आकार का प्रयोग करते हैं। हॉर्स शू बोलते हैं हम उसको, घोड़े की नाल जैसी शेप का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्वरूप होगा यदि सूर्य है तो प्रकाश है। देखिए इसका जो पहचान होती है वो यदि और तो लगा होता है। जैसे संयोजक प्रतिगप्ति में और लगा होता है, निषेध प्रतिगप्ति में नहीं लगा होता है। वैकल्पिक प्रतिगप्ति में, डिसजंक्टिव प्रतिगप्ति में या लगा होता है। तो अपादानात्मक या कंडीशनल प्रतिगप्ति में यदि तो लगा होता है। तो ये जो कंडीशनल होती है इसमें कंडीशन लगी होती है। यदि सूर्य है तो प्रकाश है, यदि अग्नि है तो उष्मा है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। अनेक प्रतिगप्तियाँ हो सकती हैं। देखिए इसमें दो सिंगल कथन है, लेकिन दोनों के लिए पी और क्यू का ही प्रयोग हुआ है। परंतु इसमें इन पी और क्यू को जोड़ने के लिए यदि तो के लिए जो प्रयोग होगा वो हॉर्स शू या घोड़े की नाल के आकार का प्रतीक है। तो इसका जो प्रतीकात्मक स्वरूप होगा यदि सूर्य है तो प्रकाश है, तो इसमें पी हॉर्स शू या घोड़े की नाल के आकार का प्रतीक, पी इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, पी इम्प्लाई क्यू। इम्प्लीकेशनल प्रतिगप्ति है तो हम उसको घोड़े की नाल के आकार को इम्प्लाइज बोलते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। और देखिए पांचवी जो संयुक्त या सत्यता फलन की जो प्रतिगप्ति होती है वो होती है उभयोपाधिक या बाई कंडीशनल, जिसमें डबल शर्त लगी होती है। अभी हमने सिंगल शर्त वाली अपादानात्मक या सोपाधिक या कंडीशनल प्रतिगप्ति देखी, संयुक्त प्रतिगप्ति देखी। अब हम डबल कंडीशन वाली, डबल कंडीशन के लिए हम जो पहचान बता रहे हैं वो है यदि और सिर्फ यदि, यदि और सिर्फ यदि। तो इसका हम एक उदाहरण इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि और सिर्फ यदि सूर्य है तो प्रकाश है, यदि और सिर्फ यदि सूर्य है तो प्रकाश है। देखिए इसके लिए भी हम इसमें दो सिंगल कथन हैं, इसमें दो सरल घटक हैं इसमें, जिनके लिए हम पी और क्यू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि और सिर्फ यदि बाई कंडीशन के लिए हम ट्रिपल बार का प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसे हम बराबर का प्रयोग करते हैं ना, उसमें दो सीधी लाइन होती है, तो हम यहाँ पर बराबर के ऊपर एक तीसरी लाइन और खींच देंगे, इक्वल के ऊपर तीसरी लाइन और खींचेंगे तो उसको हम ट्रिपल बार कहेंगे। तो इसका जो प्रतीकात्मक स्वरूप होगा वो होगा पी ट्रिपल बार क्यू। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के जो संयुक्त कथन या सत्यता फलित प्रतिगप्ति होती हैं उनके लिए पहचान होती है, उनके प्रतीक होते हैं। तो मैंने क्या क्या बताएं, और, नहीं, या, यदि तो और यदि और सिर्फ यदि, ये इन संयोजकों से जुड़ी जो प्रतिगप्ति होती हैं या जिनमें ये लगे होते हैं वो ये 5 प्रकार की प्रतिगप्ति। और इनके लिए किन किन प्रतीक का हम प्रयोग कर सकते हैं। और के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए सिंगल घटकों के लिए तो पी और क्यू का ही करेंगे, तीसरा होगा तो पी क्यू आर, चौथा घटक है तो एस, और ऊपर आगे बढ़ाते जा सकते हैं स्मॉल में। लेकिन अगर दो कथन वाली हैं तो पी और क्यू का प्रयोग करेंगे। और इनके लिए जो हमने बताए हैं प्रतीक
जो सत्यता फलित हैं, जैसे और के लिए डॉट, नहीं के लिए कर्व, या के लिए, और के लिए या, यानी कि या वाला और, इंग्लिश में और के लिए हम वेज, विक्ट्री वाला, स्मॉल विक्ट्री वाला जो होता है वेज के आकार का प्रयोग करेंगे। और जो कंडीशनल होती है, अपादानात्मक प्रतिज्ञप्ति होती है, उसके लिए हम हॉर्स शू, इम्प्लीकेशनल सिंबल का प्रयोग करेंगे, हॉर्स शू, घोड़े की नाल के आकार का। और बाई कंडीशनल या उभयोपाधिक प्रतिज्ञप्ति के लिए हम ट्रिपल बार का प्रयोग करेंगे इनके कथनों को जोड़ने के लिए। तो ये थे इन संयुक्त प्रतिज्ञप्तियों के प्रतीक और उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, और ये संयुक्त जो सत्यता फलित कथन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो है इनकी सत्यता सारणी का किस प्रकार हम निर्माण कर सकते हैं। जो ये कथन होते हैं इनकी सत्यता सारणी का हम किस प्रकार निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, जो और वाली, और से जुड़ी संयोजक कथन, जिसको हम संयोजक कथन बोलते हैं, संयुक्त कथन, संयुक्त कथन या संयोजक सत्यता फलित कथन या संयोजन जिसको हम बोलते हैं, पी और क्यू का हम प्रयोग करते हैं। और पी के लिए हम, चूँकि हम एक के हर बार दोनों के लिए दोनों अलग अलग सत्यता मूल्य रख के देखते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ पिक्चर्स जेपीजी फॉर्म में कुछ बुक्स की फ़ोटो खींच के आपके लिए डाल दूंगा गूगल क्लासरूम पे, आप उसको देख सकते हैं समझने के लिए। लेकिन जैसे हम पी और क्यू, एक टेबल बनाएंगे पी और क्यू, जिसमें एक खाने में पी और क्यू रखेंगे, उसके नीचे हम फिर डबल नीचे रखेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, जिसमें एक बार टी रखेंगे, यानी कि ट्रू होगा एक बार उसका सत्यता मूल्य पी के लिए, और एक बार क्यू के लिए फॉल्स, एफ सत्यता मूल्य रखेंगे। फिर उसके नीचे जस्ट पी के लिए हम एक बार एफ रखेंगे और क्यू के लिए हम एक बार टी रखेंगे। और फिर तीसरा, एक बार हम दोनों के लिए टी टी रखेंगे, और फिर चौथा एक बार हम दोनों के लिए एफ एफ रखेंगे। तो इस तरह से ये सत्यता सारणी का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि संयोजक कथन का जो सत्यता मूल्य है वो क्या होता है, वो सत्य कब होता है और असत्य कब होता है, सत्यता फलित कथनों का। तो जो संयोजन का जो कथन होता है वो इस तरह से हम सब में 4 का निर्माण करेंगे। सभी 5 जो हमने संयुक्त कथन बताए हैं उनमें हम 4 जो संयुक्त कथन है, निषेध कथन को छोड़ के, उनमें हम ये 4 सारणी बनाएंगे, जिसमें पी क्यू ऊपर रखेंगे और नीचे टी एफ, एफ टी, टी टी और एफ एफ। इस तरह से हम रख करके हम नीचे 4 रो बनाएंगे, 2 कॉलम होंगे पी क्यू के, और उसके नीचे हम टी एफ के कॉलम चलते जाएंगे नीचे 4 रो में, टी एफ, एफ टी, एफ एफ या टी टी और एफ एफ। टी का मतलब ट्रू, एफ का मतलब फॉल्स। तो ये जो संभावनाएं हैं हम उसमें रख के देखते हैं। तो संयोजक जो कथन होता है वो तभी और सिर्फ तभी सत्य होता है जब उसके दोनों कथन सत्य हो, यानी कि टी और टी हो, पी भी टी हो, ट्रू हो, और क्यू भी ट्रू हो, तभी वो क्या होगा, उसका था जो सत्यता फलन होगा वो ट्रू होगा। अन्य सभी स्थितियों में वह फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि टी एफ जब हम रखते हैं तो उसके बराबर में उसका जो रिजल्ट आएगा वो एफ आएगा, यानी कि वो फॉल्स होगा, क्योंकि उनमें से एक फॉल्स है, एक ही ट्रू है। उस कथन, उस कंडीशन में वो ट्रू नहीं होगा। एफ और टी है तो, यानी कि पहले एफ रख लिया फिर टी रख लिया, तो भी वह फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों के सत्य होना जरूरी है ट्रू होने के लिए। और टी टी है तो वो टी होगा, एफ एफ है तो फॉल्स होना ही होना है। तो ये है संयोजन कथन, यानी कि संयोजन कथन तभी और तभी सत्य होता है जब उसके दोनों घटक कथनों के सत्यता मूल्य ट्रू हो, यानी कि टी टी हो। निषेध में क्या करते हैं हम, निषेध में 4 रो नहीं बनती हैं, 2 ही रो बनती हैं। ठीक है, पी और क्यू 2 कॉलम होते हैं और उसके नीचे टी एफ और एफ और टी। और देखिए इसका जो सत्यता फलन होता है या सत्यता मूल्य होता है, ये होता है कि एक निषेध कथन का सत्यता मूल्य, एक सत्य निषेध कथन का, यदि एक निषेधात्मक कथन अगर सत्य है तो उसका जो सत्यता फलन होगा वो असत्य होगा, यानी कि एफ होगा। और यदि एक निषेधात्मक कथन असत्य है तो
उसका कंक्लूजन या उसका सत्यता मूल्य सत्य हो जाएगा, सत्यता फलन। तो TF में भी T, FT में भी T में तो T होगा ही, लेकिन असत्य कब होगा? FF, जब दोनों ही F हैं तब उसका सत्यता फलन जो होगा वो F होगा। अब बात करते हैं हम अपादानात्मक या कंडीशनल या सोपाधिक संयुक्त प्रतिज्ञप्ति की। देखिए, हम सेम वही PQ की एक रो रखेंगे और नीचे 4 रो TF, FT, TT और FF की रखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि सोपाधिक कथन तभी और तभी असत्य होता है जब उसका पूर्ववर्ती यानी कि प्रथम कथन सत्य हो और द्वितीय जो सरल कथन है वो असत्य हो, यानी कि F हो, यानी कि उसका अनुवर्ती। यदि सूर्य है तो प्रकाश है, यदि सूर्य है सत्य है और तो प्रकाश है असत्य है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? सोपाधिक या जो अपादानात्मक कथन है वो असत्य होगा। अन्य सभी स्थितियों में वह उसका जो सत्यता फलन है वो सत्य होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? TF के लिए F रखेंगे, चूँकि T ट्रू होगा, F दूसरा फॉल्स होगा तो ही वो फॉल्स होगा। और FT के लिए T, TT के लिए T और FF के लिए भी T रखेंगे। अब पांचवें प्रकार की हम बात करते हैं। पांचवा जो प्रकार होता है वो होता है उभयोपाधिक या बाई कंडीशनल, यदि और सिर्फ यदि वाला कथन। तो यदि और सिर्फ यदि तुम पढ़ोगे तो पास TT है दोनों में, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा तो चूँकि दोनों एक जैसे हैं। और दूसरे में FF है तो यहाँ पर वह भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, चाहे वो असत्य के ही क्यों ना हो, फॉल्स के ही क्यों ना हो। इस प्रकार ये हमने पांचों कथनों की संयुक्त कथनों के सत्यता फलन किस प्रकार के होते हैं, उनके जो कंक्लूजन होते हैं, उनकी सत्यता सारणी किस प्रकार निर्मित करती है, उनके प्रतीकों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र और पारंपरिक तर्कशास्त्र में क्या अंतर है अरस्तु के तर्कशास्त्र में, और उनका स्वरूप क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये पूरा का पूरा गणितीय तर्कशास्त्र है प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। इसमें भी युक्तियों की वैधता अवैधता सिद्ध की जाती है, और इसमें चूंकि सिंबल का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग करने पर ये हमारे लिए वैधता अवैधता आसान होता है सिद्ध करना। और जो बड़ी बड़ी भाषा होती हैं, बड़ी बड़ी युक्तियाँ होती हैं, उनको हम सिंपलाइज्ड करके बड़े सरल और आसान बना लेते हैं। तो ये इनकी तकनीकें, कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। बिल्कुल निगमनात्मक तर्कशास्त्र ही है प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र की स्वरूप क्या है, आवश्यकता क्या है, कथन जो आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में वो कितने प्रकार के होते हैं, और सरल कथन या सत्यता फलित कथन क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी सत्यता सारणी और उनके लिए प्रतीकों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ये अब तक हमने समझा। आपके इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप से आप मैसेज करके या फ़ोन कॉल से आप संपर्क करके अपने प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।